हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन बच्चे हमारा चल रहा था। आनुवंशिकी और परिवर्तन या उद्विकास या विकास आप जिसको बोल सकते हैं बच्चे, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। एक कक्षा हमारी इस टॉपिक पे ऊपर हुई थी, आज दूसरी कक्षा हमारी होगी। और इसके अंतर्गत बच्चे आप सभी आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हमारी हैं, आपने पिछली क्लास के अंदर अपना बेस बनाया था, अपना आधार बनाया था कि किस प्रकार से हम चीजों को समझेंगे। और आज उन्हीं के आधार पे और हमारे जो कंसेप्ट जो डायरेक्टली जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उनको समझेंगे और बहुत ही उलझे हुए टॉपिक्स को बच्चे हम सुलझाएंगे। लास्ट हमने जहां पे छोड़ा था बच्चे वहीं से हम शुरुआत करते हैं। और यहां से देखें सारे के सारे बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। एक टर्म होती है बच्चे एलील, अगर आपको याद हो तो एक टर्म थी बच्चे एलील जिसको हमने नाम दिया था और इसी के विषय में हमने समझना भी शुरू किया था। आज भी हम डिस्कशन इसी के ऊपर करेंगे, एलील शब्द जिसको कहा जाएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एलील के चक्कर में, किस लिए एलील शब्द क्या है, क्योंकि जीन है, जीन को ही हम लोग एलील बोलते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होगा बच्चे, वो हमारा मेन मोटो रहेगा। ओके सर, देखिए भाई, सपोज कीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी करेक्टर डिसाइड होता है, कोई भी गुण डिसाइड होता है, तो किससे डिसाइड होता है? जीन से होता है ना, कि भाई हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, वो लंबे होंगे या कम हाइट वाले होंगे या कैसे होंगे बच्चे, ये सारे की सारी चीजें हमारी कैसे डिसाइड होती हैं सर? एलील, ये आपके जीन से डिसाइड होती हैं। अब जीन जो है ना मेरे भाई, जो भी जीन है, सपोज करो कोई भी जीन है जो हाइट को डिसाइड करता है ना। कोई भी जीन है बच्चे जो मान लो हाइट को डिसाइड करता है। अब ये हाइट को डिसाइड करने वाला जीन हो सकता है कि ये जीन आपका लंबी हाइट वाला हो, या हो सकता है ये जीन आपकी छोटी हाइट वाला हो। छोटी हाइट वाला हो मतलब भाई कोई भी जीन है, एक एग्जांपल ले रहा हूं हाइट वाले से, बाकी कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। मैंने कहा भी कोई भी जीन जो है हो सकता है कि वो लंबी हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, या कोई भी जीन जो है वो हो सकता है कि छोटी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन ये जीन है तो हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल ना, यानी एक जीन जो एक ही करेक्टर को डिसाइड कर रहा है, यानी इस जीन से हाइट डिसाइड होगी कि व्यक्ति लंबा होगा बच्चा या छोटा होगा। तो बच्चे इसी जीन के दो तरह हो सकते हैं, दो फॉर्म हो सकती हैं, या तो लंबी हाइट वाला हो सकता है या फिर छोटी हाइट वाला। तो ये जो जीन है ना, जिसकी दो प्रकार की वैरायटी आपको दिख रही है, तो इनको हमारे द्वारा क्या कहा जाता है बच्चे? इनको बोलते हैं एलील्स। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं बच्चे परिभाषा के तौर पे, स्लाइटली स्लाइटली डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए सेम जीन। सेम जीन, एक ही जीन के अलग अलग प्रकार जो होते हैं बच्चे, उनको एलील कहा जाता है हमारे द्वारा। ओके, रोशनी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। दिलीप चौहान वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैंने कहा भाई एक ही जीन के दो अलग अलग रूप, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती, तो उनको हम बोलते हैं एलील कहते हैं। जैसे सामान्यतः आपने पीछे एक पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट हमने किया था, तो आपने क्या देखा था वहां पे देखा था आपने कि जब लंबी हाइट के लिए हम जीन को लिखते हैं तो टी, कैपिटल टी से लिखते हैं, छोटी हाइट के लिए लिखते हैं तो स्मॉल टी से लिखते हैं। तो मतलब क्या हो गया, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है बच्चे, ये दोनों क्या हो गए? एलील हो गए। है तो जीन लेकिन एक ही जीन की, एक हाइट वाले जीन की दो अलग अलग रूप हैं बच्चे, तो इनको बोलते हैं एलील। समझ में आ गई बात? यस रंगी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि ये एलील जो शब्द है ना, इस पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं, और आई थिंक दोबारा आपको फोकस करवा रहा हूं, क्योंकि ये एलील एलील बहुत बार यूज होता है, और नॉर्मली जो बुक्स के अंदर परिभाषा दी होती है उससे बच्चे अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि सर एलील क्या चीज होती है। तो एलील भी जीन को ही कहते हैं। एक ही जीन के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है एलील सर। ठीक है भाई, आ जाइए आगे। यस यशरा वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो बच्चे एलील क्लियर हो गई। अब एक बात ध्यान रखें,
कोई भी ऑफ स्प्रिंग है, कोई भी बच्चा है मेरे भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो किसी भी पार्टिकुलर जीन के दो टाइप को प्राप्त करता है अपने पेरेंट से। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर जीन के दो एलील इनहेरिट करता है। लिख लेता हूं ये बात में, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी पार्टिकुलर जीन के दो एलील प्राप्त करता है, दो एलील बच्चे प्राप्त करता है। कहां से प्राप्त करता है मेरे भाई? एक माता से, एक पिता से, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। ऐसा ही होता है। यस सर। आसमा वेरी गुड मॉर्निंग भाई। मानसी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दो एलील प्राप्त करता है बच्चे वो पार्टिकुलर जीन के। अच्छा सर, अभी जो दो एलील प्राप्त कर रहा है कैसे? जैसे सपोज करो मैं अगर मटर के प्लांट का एग्जांपल लूं, सबसे आसान है, हम बाकी चीजों पे भी आएंगे बट एक बार मटर वाला हम बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि सबसे आसान है, और आसान है इसीलिए मेंडल ने भी उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो हम भी एग्जाम्पल ज्यादातर उसी का उठाते हैं। जैसे मान लीजिए मटर का एक प्लांट है, या तो वो उसके अंदर क्या होंगे, या तो उसके अंदर एक कैपिटल टी, ये दो एलील प्राप्त करेगा वो, एक पिता से एक माता से। या हो सकता है मेरे भाई वो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये भी एलील प्राप्त कर ले। या हो सकता है बच्चे वो दोनों ही स्मॉल टी एलील प्राप्त कर ले, है ना। या फिर हो सकता है बच्चे वो ये स्मॉल टी और कैपिटल टी ये एलील प्राप्त करे। मतलब अपने माता और पिता से जीन प्राप्त करता है, एक माता से एक पिता से, दो प्रकार के जीन प्राप्त किए ना। तो मेरे भाई क्या बोलेंगे हम इनको कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट से दो एलील प्राप्त करता है। क्लियर हो गई बात? दो एलील प्राप्त करता है। अब कैपिटल टी किसको लिखते हैं? लंबी हाइट वाले को। स्मॉल टी किसको लिखते हैं? जिस स्मॉल हाइट के लिए जो जीन आता है पेरेंट से उसको हम स्मॉल टी से लिखते हैं। तो जीन और एलील याद रखिएगा मेरे भाई, यही है आपका। ये सर प्रीवियस क्लास की पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? प्लीज हेल्प। प्रीवियस क्लास की जो पीडीएफ है बच्चे, वैसे तो आपकी जो आपके एप्लीकेशन है उसी के ऊपर मोस्टली है, जो यूनिट चल रही है उसकी यूनिट की जैसे कंप्लीट होती है उसकी अपलोड हो जाएंगी। और आप सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ग्रुप के अंदर डेली आपकी जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ आ जाती है। बाई चांस नहीं आती है किसी बच्चे के पास, अगर कोई बच्चा लेट जुड़ा है, उसने बाद में ज्वाइन किया, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपके पास में व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ आ जाएंगे संस्थान की तरफ से। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहे आप इस मैटर पे। ओके सर, ये तो हो गई बात क्लियर। तो ऐसे हमें एलील्स प्राप्त होते हैं पेरेंट्स से, एक माता से एक पिता से प्राप्त होते हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। एलील वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि एलील हम जीन्स को ही बोलते हैं, और कोई भी एक प्रॉपर्टी होती है तो उसके लिए दो प्रकार के जीन होते हैं, तो इसलिए हम लोग एलील बोल दिया उनको। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अक्सर यूज होती है और यूज होने के बाद में सर हमें समझ में नहीं आता इसका करें क्या। कौन सी टर्म? फिनोटाइप। फिनोटाइप शब्द आपने सुना होगा। फिनोटाइप बच्चे जिसको हम बोलते हैं, और एक शब्द होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप बच्चे और एक जीनोटाइप, दो टर्म है हमारे पास। ठीक है, दो टर्म है हमारे पास, फिनोटाइप और जीनोटाइप। दो टर्म्स हमारे द्वारा बच्चे बोली जाती हैं। देखो भाई, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं वो। एग्जांपल बताऊंगा। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपके मन में लगे सर आपने बता तो दिए कि एलील्स होते हैं सर, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है सर? वैसे तो मैं इतनी एक्सपेक्टेशन करता हूं कि पिछली क्लास देख करके आप आए होंगे, या स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो इतना नॉलेज तो होगा। नहीं है तो पिछली क्लास देख के आए होंगे आप एप्लीकेशन पे, जो अपना बैच है बैच के अंदर, और ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। बाकी कुछ चीजें ऐसी जो इन्हीं से रेलिवेंट, अभी भाई इस यूनिट में पढ़ना क्या है, कई घंटे पढ़नी है हमें यूनिट ये,
कई घंटे बच्चे हमें पढ़नी, तो इस यूनिट के अंदर सारी चीजें सीक्वेंस में आएंगी। तो एकदम से हर क्वेश्चन का जवाब पाने की कोशिश मत करना, भागा दौड़ी मत करना। गारंटी लेता हूं बहुत समय से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, बहुत पूरे समय से सिलेबस कंप्लीट होगा। बस तुम अपनी तरफ से शॉर्टकट मत लेना कि अरे ये तो मैंने पहले कर रखा है, इसको स्किप करके अगला कर लेता हूँ। बिखर जाओगे, अब की बार भी नहीं होगा ये सब। क्या तो जैसे जिस सीक्वेंस में मैंने समझाया आपको कोर्स पढ़ना है, उसी सीक्वेंस में सभी बच्चों ने रखना है। खुद का शॉर्टकट, खुद की बुद्धि तुमने लगाई, निपट जाओगे भाई बाकी बच्चों की तरह से। बहुत सोच समझ के तुम्हारे लिए सारी चीज वेल मेंटेन तरीके से सोच समझ के की गई है, उसी सीक्वेंस में करना है सभी बच्चों ने। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास, सर लेवल 2 का हमें तो डायरेक्टली करना, हम तो लेवल 1 तो पहले पढ़ चुके। मुझे पता है बेटा, तुम्हें लग रहा होगा, पढ़ोगे तब पता लगेगा कि तुम कितना पढ़ चुके हो। तो बिल्कुल सीक्वेंस में रखना चीजों को। आ जाओ, फिनोटाइप और जीनोटाइप, मैंने दो शब्द कहा। फिनोटाइप का मीनिंग क्या होता है? फिनोटाइप का मीनिंग होता है बच्चे हमारे पास में ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के मापन योग्य गुण या देखने योग्य गुण। मतलब जो आपको दिख रहा है वो फिनोटाइप है। कैसे कहोगे सर, क्या मतलब फिनोटाइप दिख रहा है? मतलब सर हमें क्या दिख रहा है? भाई एक बात बताओ, अगर मैंने एक, आप तुम्हारे सामने एग्जाम्पल के लिए यहीं पे लिख रहा हूं, मैंने तुम्हारे सामने एक मटर का पौधा लाके रख दिया, एक पी प्लांट ला करके रख दिया। इस पी प्लांट को देखो, अब आपको ये पी प्लांट कैसा होगा? या तो लंबा होगा ना, या तो टॉल होगा। मान लो मैंने जो प्लांट आपके सामने लाके रखा है वो टॉल है, वो लंबा है, तो आप बोलोगे सर तो लंबा प्लांट है। तुम्हें नहीं पता, तुमने लंबा बोला है ना, ये फिनोटाइप होता है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि ये प्लांट लंबा है। अच्छा, तुमने देखा कि एक प्लांट है, उसके सीड, एक मटर का प्लांट है, उसके सीड क्या है? राउंड है। तुमने देखा भाई राउंड है, गोल सीड है उसके, तुमने बोला सर इसके सीड तो राउंड है, तो तुमने राउंड बोला। राउंड क्या है? फिनोटाइप है। मतलब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी तुम्हें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे बाहर से दिख रही है, बाहर से दिख रही वो फिनोटाइप। अच्छा, जो तुम्हें दिख नहीं रही लेकिन ये फिनोटाइप जिसके कारण है वो जीनोटाइप। मतलब जिस जीन के कारण ये प्रॉपर्टी है, उस जीन को लिख दोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो हो जाएगा जीनोटाइप। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमें दिख नहीं रहा है। जीनोटाइप मतलब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो आनुवंशिक सूचना जो मेरे भाई हमें दिख नहीं रही है, जो हमें दिख नहीं रही है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप के अंदर अगर लिखोगे तो, जैसे मेरे भाई प्लांट, आपका कोई भी प्लांट है जैसे, है ना, तो उसी प्लांट के अंदर, अब मान लो कोई प्लांट है, टॉल है, और उसके अंदर जीन्स कौन से हैं? टॉल है, मान लो उसके जीन कौन से? टीटी है, तो ये उसका होगा जीनोटाइप। या फिर लंबा प्लांट, ऐसा भी तो हो सकता है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ऐसा भी हो सकता है सर। तो जीनोटाइप मतलब जीन बताना है। जीन मतलब एलील, एलील पढ़ा था ना, एलील मतलब वो माता पिता से जो जीन्स का पेयर मिला है हमें, वो एलील बताना है। तो एलील बताने का मतलब क्या है? जीनोटाइप बताना। तो जीनोटाइप मतलब होता है यही वाली चीज मेरे भाई। समझ में आई कि नहीं आई बात? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। फिनोटाइप बाहर से जो दिख रहा है, जीनोटाइप मतलब अंदर जीन कौन सा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, जीनोटाइप होता है। तो ये दोनों शब्द बहुत यूज होंगे आपके कि भी किसी प्लांट के फिनोटाइप में ये है तो जीनोटाइप में क्या होगा, वो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे आपको 100% समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस सीट मैंने डाल दी है बैच में पहले ही, और याद रखिएगा कोई भी बच्चा प्रैक्टिस सीट लगाएगा तो प्रैक्टिस सीट लगाओ, जब लगाओगे तो फंसोगे, क्योंकि फंसना इज नॉट योर वीकनेस, फंसना इज द स्टेज फ्रॉम वेयर यू रिस्टार्ट। जहां भी जिस क्वेश्चन में फंसो उसी क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन, इंटरनेट बुक्स आपके पास है, बुक्स को तो मत छेड़ना, नहीं ढूंढ पाओगे। सीधा इंटरनेट यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो। जहां सीट में जिस क्वेश्चन में फंसो तो वहां पर चैट जीपीटी पे डालो, उसको बोलो समझाओ, तुम्हें पूरा भाई हिंदी में समझा देगा, तुम्हारी इंग्लिश भी हिंदी जैसी बना के दे देगा तुम्हें। अब कहोगे सर हम चैट जीपीटी से क्यों करें? तो फिर कौन जबरदस्ती कर रहा भाई?
आज जहां हो वहीं पे अगले साल भी रहोगे। आज जैसा हमारे पास उपकरण है सोशल मीडिया के, पेपर भी वैसा ही कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो आपको आवश्यकता है, एग्जामिनर जो आपका एग्जाम बनाता है उसको पता है कि जो समझदार बच्चा होगा वो किस किस उपकरण का यूज कर सकता है। हम तो हैं ही, लेकिन हम आपके पास 24 घंटे नहीं है, 24 घंटे, लेकिन आपके पास आपका स्मार्टफोन है, आपका लैपटॉप है, और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो केवल पढ़ाई के लिए बने हैं, बच्चों की सहायता के लिए। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं कि मैच्योरिटी सीट भी सोल्व करो साथ साथ। अभी 10 यूनिट की सीट आ चुकी है, अगली लेवल 2 के 13 जो है वो आगे भी सारी ऐसी सीट आती रहेंगी आपकी, और प्रैक्टिस तो हमारे यूट्यूब पे चल रही है बच्चे, वो चलती रहेगी। एमसीक्यू तो आपको बहुत सारे कराऊंगा, पेपर तक नहीं रुकने दूंगा, बेफिक्र रहो बिल्कुल। आ जाओ भाई। अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे, हमारी अगली बात जो हमारी रहने वाली है, इसमें आ जाते हैं। अब सर जीनोटाइप फिनोटाइप समझ लिया। अब ये जीनोटाइप जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, दो कैटेगरी के होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से सर? एक होते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस जीनोटाइप, होमोजाइगस जीनोटाइप, और एक होते हैं बच्चे हिट्रोजाइगस, हिट्रोजाइगस जीनोटाइप। एक बात याद रखना बच्चे, जहां भी होमो शब्द आता है और जहां पर भी हिट्रो शब्द आता है, ये दो टर्म्स जहां पर भी आप सभी को देखने को मिलती हैं, वहां पर समझ जाना होमो मतलब एक समान, जहां पर भी चीजें होती हैं वहां यूज होता है, और हिट्रो शब्द जो है वो आपका एक समान, जहां पे चीजें नहीं हो तब यूज होता है। अब जीनोटाइप मतलब जीन, होमो मतलब एक समान। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक समान जीन है, चाहे कैपिटल टी हो चाहे स्मॉल टी हो, तो उनको बोलेंगे होमोजाइगस। हिट्रोजाइगस का मतलब क्या है बच्चे? अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अलग अलग हो, ऐसे हिट्रोजाइगस बोल दिया जाएगा उसको। अभी मैं टोल वाला ही एग्जांपल लेकर के सब चीजें समझा रहा हूं आपको, आगे और भी चीज आएंगे, आगे और भी प्रॉपर्टी आएंगी। टोल होना या ड्वार्फ होना, लंबा होना या छोटा होना, ये एक गुण है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी प्लांट का। आगे बढ़ते जाओगे तो फिर मैं आपको सीड के विषय में कुछ और प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे, बट समझने के लिए पहले ये सफिशियंट है। ओके सर। हिट्रोजाइगस मतलब एक जो जीन आया है वो आपका प्लांट को लंबा बनाना चाहता है, दूसरा जो आया स्मॉल टी, हम किसको लिखते हैं? जो प्लांट को कम हाइट वाला रखना चाहता है। अब इन दोनों में से जब प्लांट के अंदर आएंगे ना, तो प्लांट के अंदर आने के बाद में एक तो बच्चे क्या होगा, एक तो आपका होगा डोमिनेंट, प्रभावी होगा, और एक हो जाएगा रिसेसिव, कोई भी हो सकता है इनमें से, रिसेसिव। एक हो जाएगा अप्रभावी। मतलब प्लांट में देखो दोनों आ गए, एक प्लांट के अंदर जो दो जीन आए हैं, मान लो एक पिता की तरफ से एक माता की तरफ से, एक जीन कह रहा भाई इस प्लांट को लंबा करेंगे, दूसरा कह रहा नहीं भाई छोटा रखेंगे, तो इनमें से एक होगा प्रभावी। प्रभावी मतलब जो जीत जाएगा और जो कहेगा वही होगा उस प्लांट के साथ। अगर ये डोमिनेंट हुआ तो प्लांट लंबा हो जाएगा, ये अपने आप को ढक लेगा, रिसेसिव कर लेगा, अप्रभावी कर लेगा, बोला भाई तू कर ले, तुझे जो करना है। या हो सकता है कि ये ज्यादा डोमिनेंट हो जाए तो प्लांट को छोटा ही रखेगा, ये रिसेसिव हो जाएगा। तो जब दो अलग अलग प्रकार के आते हैं ना मेरे भाई, जब दो अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो प्लांट के अंदर एक डोमिनेंट हो जाता है, एक रिसेसिव हो जाता है। मतलब एक अपना असर दिखाता है, एक असर नहीं दिखाता है। यही बात होती है डोमिनेंट और रिसेसिव के विषय में। ठीक है, तो जो रिसेसिव होगा वो प्रॉपर्टी प्लांट के अंदर नहीं देखी जाएंगी, वैसे गुण आपके पौधे में नहीं दिखेंगे, याद रखिएगा। ओके सर। अब आपने पी प्लांट को पढ़ा था, जहां तक मुझे याद है आपको भी याद होगा, पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट आपने देखा था बच्चे। आ जाइए, पी प्लांट जो मटर का पौधा है,
जो मटर का पौधा है मेरे भाई, इस पे आ जाओ। यस दीपिका कर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। मटर के पौधे के अंदर भी कुछ डोमिनेंट ट्रेट होते हैं, कुछ रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स मतलब गुण या प्रॉपर्टी बोल सकते हो। मटर के पौधे के अंदर भी बच्चे डोमिनेंट ट्रेट्स, प्रभावी गुण होते हैं, और कुछ रिसेसिव, ये एक्सपेरिमेंट के आधार पे बात कर रहा हूं मैं, और कुछ मेरे भाई रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, अप्रभावी गुण भी होते हैं। समझेंगे अभी आप, जब थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। देखिए भाई, मटर के पौधे को जब हम जब क्रॉस करवाते हैं, या मटर के प्लांट्स पे आपने एक्सपेरिमेंट करवाया था कि भाई हमने इनके अंदर पोलिनेशन वगैरह की जितनी भी प्रोसेस थी वो करवाई थी। उन पोलिनेशन की प्रोसेस, उन परागकण की प्रक्रियाओं को हमने आगे बढ़ाया था। तो आपको मटर के पौधे में कुछ गुण देखने को मिले थे। देखो एक्सपेरिमेंट से आप इतना याद करो कि आपने देखा था सर कि पहली जनरेशन जब बनी थी तो सारे प्लांट टॉल हुए थे, सारे प्लांट लंबे हुए थे। इसका मतलब है कि जो टॉल वाला जीन है वो क्या था, आपका डोमिनेंट था। ऐसे ही मेरे भाई जो मटर के पौधे हैं उसमें उनके सीड जो होते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो राउंड भी हो सकते हैं या रिंकल्ड भी हो सकते हैं, रिंकल वाले भी हो सकते हैं। तो राउंड होंगे कि रिंकल वाले होंगे, इनमें से भी कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो डोमिनेंट होती होगी, है ना। तो मैं यहां पर जस्ट आपको लिख रहा हूं भाई। एग्जाम में क्या होता है ना, कई बार पूछ लेता है कि बताओ मटर के पौधे में कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से ट्रेट्स, कौन से गुण वो डोमिनेंट होते हैं, जो ज्यादा दिखते हैं, कौन से होते हैं। फिर पूछेगा कौन से रिसेसिव होते हैं, बाई चांस पूछ ले तो वो हमें कुछ प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कुछ प्लांट सिलेबस में है और उन्हीं के हिसाब से हमें चलना होता है मेरे भाई। तो जैसे इसमें एक तो टोल वाली जो प्रॉपर्टी है, एक तो टोल वाली प्रॉपर्टी डोमिनेंट होती है, मतलब जो लंबाई वाला जीन है ये डोमिनेंट होता है। अच्छा, एक कलर येलो कलर, जो सीड है येलो कलर, ये आपका डोमिनेंट होता है, ये पक्का आएगा। अच्छा, दूसरी बात सीड के बारे में, राउंड सीड जो होते हैं राउंड होते हैं मटर के पौधे में, ये भी डोमिनेंट ट्रेट्स है आपका। अच्छा, फ्लावर, वायलेट कलर के फ्लावर, वॉयलेट फ्लावर, ये भी डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ये भी आपका ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। अच्छा, इसके अलावा और कुछ हो सकता है मेरे भाई। फिर ग्रीन पॉड, जो फली होती है ना, जो बीज के चारों तरफ फली होती है, वो ज़्यादातर ग्रीन कलर की दिखती है, लेकिन हमेशा ग्रीन कलर की नहीं होती है, अलग भी हो सकती है। जैसे शिमला मिर्च, सुना आपने शिमला मिर्च, जिसमें हम अंदर मसाला भर के बनाते हैं उसको। शिमला मिर्च हरे रंग की तो देखी थी आपने, हरी ही होती थी। आज देखो लाल भी आती है, पीली भी आती है भाई, कई कलर्स में आती है। तो आज तो हमने बना ली है ना। और इसके मटर के साथ भी ऐसा ही है, इसकी जो फली है वो हरी भी हो सकती है, और हरी के अलावा इसका दूसरा कलर हमारे पास येलो भी हो सकता है आज। तो ग्रीन पॉड, ये हरी फली होगी, डोमिनेंट करेक्टर है। इसके अलावा जो इधर बच गए आपके बच्चे, ड्वार्फ, ड्वार्फ ये रिसेसिव करेक्टर है। प्लांट्स जो होता है वो बहुत कम शो करेगा ड्वार्फ नेचर शुरुआत में। ओके सर, ड्वार्फ के बाद में बच्चे फिर सीड रिंकल्ड सीड, रिंकल वाले सीड, राउंड नहीं होंगे, रिंकल्ड होंगे, ये भी इसका रिसेसिव करेक्टर है बच्चे, है ना। अच्छा, इसके अलावा फिर आप ग्रीन सीड जो है, ग्रीन सीड, वहां पे येलो था ना, ग्रीन सीड, ये हरा रंग बीज का, ये भी आपका रिसेसिव करेक्टर, ये भी रिसेसिव करेक्टर होता है मेरे भाई। ओके सर, और उसके बाद में फ्लावर, वाइट फ्लावर सफेद फूल, ये भी रिसेसिव करेक्टर। अब आप ये मत कहना सर हमने तो यही देखा, तुमने देखा क्योंकि वहां पर उगाए गए होंगे, ऐसे ऐसे सीड तुमने यूज किए होंगे। और येलो पॉड, ये गुण है, कुछ करेक्टर्स हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में आपसे मेरे भाई पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये गुण होंगे, ये करेक्टर्स होंगे जो आप सभी बच्चों ने अच्छी प्रकार से याद करने हैं। ओके सर, यहां तक की बात आप सभी को आ गई है समझ में? अगर आ गई है तो अब आ जाओ बच्चे,
नेक्स्ट थिंग पे चलते हैं। ये तो हुई सर, मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी कि डोमिनेंट कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं। मटर के पौधे में कौन कौन से डोमिनेंट है, कौन कौन से रिसेसिव हैं, वो मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं सर, एक हमारे पास में फिनोमिनन होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या संकरण बोल सकते हो, मोनोहाइब्रिड संकरण। ध्यान से समझिएगा बच्चे, इसको क्या प्रोग्राम होता है सर इसमें। यस कीर्ति, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस करवाना जो सिर्फ एक ट्रेट्स में डिफरेंट हो। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करवाना, क्रॉस मतलब उनका रिप्रोडक्शन करवाना, ऐसे ही बोल सकते हो। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्शन करवाना जो कि एक ट्रेट में डिफरेंस हो। अभी आपने देखा ना, ये देखो यहाँ पे एक ये गुण होता है, कि ये गुण होता है, ये गुण है, बहुत सारे ट्रेट्स हैं, बहुत सारे गुण हैं। तो अगर हम किसी दो ऐसे जीवों को उठाएं जिनमें बाकी चीजें सेम हो, बस एक ही गुण अलग हो, अगर हम किसी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स को उठाएं, उनका प्रजनन करवाएं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म उठाएं कि जो केवल एक ही ट्रेट में डिफरेंस हो, बाकी सारी बातें उनमें सेम हो, यानी क्रॉस बिटवीन organisms having only one traits difference, एक ही गुण में भिन्नता वाले जीवों का संकरण। मोनो मतलब वही तो होता है, मोनो शब्द लिखा हुआ है, तो मोनो शब्द का मतलब ही होता है मेरे भाई एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। मोनो टर्म का मतलब ही होता है कि एक ही टर्म की बात हो रही है यहाँ पे। ओके सर, जैसे सपोज करो एक आपका मटर का प्लांट है जिसमें ये वाले हैं, इसका क्रॉस करवा दें एक दूसरा मटर का प्लांट है जिसमें ये वाले जीन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लंबी हाइट के जीन हैं, यहाँ पे छोटी हाइट के, बाकी सारे सेम मान लो। तो इनके बीच में अगर हम क्रॉस करवाएं तो उनके क्रॉस करवाने को ही कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ऐसे दो प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया जाए जिनमें एक ही ट्रेट आपका अलग हो बच्चे, ठीक है। स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से मेरे भाई चरण होते हैं इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कौन कौन से चरण होते हैं बच्चे। सबसे पहले गैमेट्स का निर्माण होगा मेरे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, गैमेट्स का निर्माण होगा। पहला स्टेप होता है जब भी ये आपके क्रॉस करवाएंगे आप, तो पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स मतलब युग्मक, यानी मेल और फीमेल सेल, युग्मक का निर्माण। भाई एक बात बताओ, हम भी अगर प्रजनन करते हैं, अगर मैं किसी मादा के साथ प्रजनन करता हूं, तो पहला स्टेप हमारे शरीर में क्या होगा, मेरी बॉडी में मेरी गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म सेल बनेंगी, और मादा की बॉडी में क्या होगा, उसकी जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल हैं, एग बनेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है बच्चे कि पहले क्या होगा, हमने मटर के प्लांट का एग्जाम्पल लिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले क्या होगा, दोनों के अंदर अपने अपने गैमेट्स बनेंगे। मान लीजिए कि जो मेल है, मान लो उनमें जो पेरेंट्स में से एक है ना, उसके पास में ये वाले आपके जीन्स थे और एक के पास में ये वाले जीन थे, हमने इनका क्रॉस करवाया।
जब क्रॉस करवाएंगे तो पहला काम क्या होगा, देखो ये तो अभी उनकी बॉडी में है, ये एक पेरेंट की बॉडी में दूसरे पेरेंट, यानी एक प्लांट के अंदर ये है, दूसरे के अंदर ये है। जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो उससे पहले क्या होगा भाई, इसके अंदर सेल तो बनेंगी ना, जैसे हमारे अंदर मेल फीमेल सेल बनती है, तो गैमेट बनेगा। गैमेट बनेगा तो उस गैमेट बनते टाइम क्या होता है, ये हो सकता है कि गैमेट के अंदर ये टी चला जाए, हो सकता है दूसरे गैमेट के अंदर ये वाला जीन चला जाए, ऐसे इसके अंदर भी हो सकता है एक गैमेट के अंदर ये चला जाए, एक गैमेट में ये चला जाए। क्योंकि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो आप सभी जानते हैं बच्चे कौन से मेथड से होती है, मियोसिस से होती है। ठीक है, मियोसिस से होती है मेरे भाई, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। याद करो, आपने पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ लिया बच्चे, कम से कम 14-15 क्लास लगी थी, 15 क्लास मैंने रिप्रोडक्शन पे आपको लगाई थी, पूरा एक एक स्टेप बताया था। तो आपने पढ़ा था कि जब भी रिप्रोडक्टिव सेल बनती, गैमेट्स बनते हैं, तो कौन सा सेल डिवीजन होता है हमारा, कोशिका विभाजन कौन सा होता है बच्चे, तब हमारा होता है सर मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। और मियोसिस जब होता है तो ये जो आपके गैमेट की, ये जो आपकी जीन्स की संख्या है या क्रोमोसोम की संख्या, वो आधी हो जाती है, आधी दूसरी सेल में, आधी दूसरी सेल में, आधी दूसरी सेल में, आधी दूसरी सेल में, ऐसे बट जाती है। तो यहां पर दो काम हुए हैं पहले स्टेप में, एक तो हुआ है मियोसिस, मियोसिस हुआ है बच्चे, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, मियोसिस हुआ है सर अर्धसूत्री विभाजन। और मियोसिस से क्या होगा, सेग्रीगेशन हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन सर ये क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब है जीन्स का अलगाव हो गया, जीन्स अलग अलग हो गए, सेग्रीगेशन बोलते हैं। अभी देखो सेग्रीगेशन शब्द पहली बार यूज किया है, अभी मेंडल का नियम आएगा इसके ऊपर, मेंडल का नियम बताऊंगा और बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। उस नियम के लिए ही सारी घटनाएं आपको पहले मैं बेस बना रहा हूं आपका, और ये बेस बना करके नियम तक पहुंचाऊंगा। तो क्या हुआ मेरे भाई, सेग्रीगेशन हो गया, गैमेट्स बन गए, मतलब ये एलील्स जो थे ना सब एक दूसरे से अलग हो गए, सीधी सी बात ये है। सेग्रीगेशन का मतलब अलगाव हो गया, किसका अलगाव हो गया, एलील्स का, या जीन्स बोल दो। एलील्स जो है ना, ये एलील एक दूसरे से अलग हो गए मेरे भाई, ठीक है, ये एलील्स जो हैं सर ये एक दूसरे से अलग हो गए। ओके सर। स्टेज 2, दूसरी स्टेज में क्या होता है, हमेशा पहले सेल बनती हैं, फिर वो सेल मेल और फीमेल की मिलती हैं तो एक जाइगोट बनता है, यहां पर भी वही होगा सर। स्टेज 2 के अंदर जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, यानी सर युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होगा, यानी मेल और फीमेल सेल जो हैं बच्चे दोनों मिल करके और एक सेल का निर्माण कर लेंगी। ठीक है सर, एक सेल का निर्माण कर लेंगी। कैसे होगा मेरे भाई, वो फ्यूजन होता है ना, कैसे होता है, फ्यूजन होगा गैमेट्स का, मतलब जो ये गैमेट्स बने हैं, एक गैमेट में ये है, एक गैमेट में ये है ना, ये अलग अलग गैमेट्स में है ना, तो अब इनके फ्यूजन होगा, फ्यूजन से क्या होगा, गैमेट्स मिलेंगे, गैमेट में कौन है, ये एलील हैं, तो ये एलील मिलेंगे मेरे भाई। अब एलील जो मिलेंगे आपके किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से बच्चे मिल सकते हैं। अब हो सकता है कि इस टी के साथ में ये वाला टी मिल जाए, हो सकता है इस टी के साथ वो वाला टी मिल जाए, अब हो सकता है इस टी के साथ ये टी मिल जाए, हो सकता है इस टी के साथ वो वाला टी मिल जाए। ये जो मोनो हाइब्रिड आपका हो गया मेरे भाई, है ना। और अब ये 4 पॉसिबिलिटी मिली, मतलब जो ये 2 मटर के पौधों को आपने क्रॉस करवाया तो ये 4 पॉसिबिलिटियां मिली। 4 पॉसिबिलिटी मतलब हर एक प्लांट में एक टॉल लंबाई वाला जीन है और एक आपका बोनेपन वाला कम हाइट वाला है, चारों में यही सिचुएशन है। अब बताओ ये प्लांट जो होंगे, मान लो 4 प्लांट पैदा हुए, तो ये 4 प्लांट लंबे होंगे या छोटे होंगे। अब आपको बात याद करनी पड़ेगी, सर अभी हमने पढ़ा था कि डोमिनेंट कौन होता है, डोमिनेंट तो सर टॉल वाला होता है, भी आपने बताया था कि टॉल वाला डोमिनेंट होता है। तो मतलब ये सारे के सारे प्लांट जो हैं वो लंबे होंगे, क्योंकि पहली जनरेशन में लंबे वाला जो है आपका प्लांट वो लंबे वाला डोमिनेंट होता है। ये सारे चारों प्लांट कैसे होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फिनोटाइप है वो टॉल क्या होता है, डोमिनेंट होता है।
ये लंबा लिखा है मतलब ये क्या है, फिनोटाइप लिखा है ना, और ये टी लिखा है, ये क्या है, जीनोटाइप है। तो आपसे पूछे कि कौन डोमिनेंट है, लंबा होता है, इसलिए चारों प्लांट क्या होंगे, यही होंगे मेरे भाई। ओके सर, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अगर आ गई है तो आ जाओ फिर आगे। ये तो हुए स्टेज जहां पे मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस को सिखाने की कोशिश करी बच्चे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और यही जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो आउटकम आए हैं ना चार, इन्हीं आउटकम को एक लिखने का स्पेशल तरीका होता है मेरे भाई। ठीक है, जिसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर जिसको कहा जाता है। इन्हीं आउटकम को लिखने का एक तरीका होता है पनेट स्क्वायर। ठीक है, पनेट ने दिया था, और स्क्वायर इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर शेप में लिखा जाता है, स्क्वायर नाम के डिब्बे में लिखा जाता है। ओके सर, ये मेथड है पनेट स्क्वायर, याद रखिएगा, पनेट स्क्वायर। ओके भाई, पनेट स्क्वायर में क्या होता है बच्चे, ये जो अभी आपने ये क्रॉस करवाया था, कोई भी क्रॉस करवाते हो तो उसके आउटकम क्या होंगे उनको लिखने का एक तरीका है। कोई भी क्रॉस कोई भी क्रॉस करवाते हैं तो उसके आउटकम क्या होंगे, उसे लिखने का बच्चे ये एक तरीका होता है। कोई भी आपने अभी क्रॉस करवाया था, अभी तो मोनो हाइब्रिड करवाया था, आगे मैं आपको डाई हाइब्रिड भी बताऊंगा। मोनो हाइब्रिड में जहां पे एक ही गुण में विभिन्नता है, ऐसे प्लांट के बीच में, ऐसे जीवों के बारे में करवाया था, लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए मेरे भाई कैसे लिखते हैं। सिंपली जो भी आपने क्रॉस करवाया है, जो भी बच्चे आपने क्रॉस करवाया है, उनको आपने अप और लेफ्ट साइड दो जगह पे रखना है। जिसको क्रॉस करवाया है उनको अप और अपर साइड, और मेरे भाई लेफ्ट साइड, दो जगह पे आपको उनको लिखना पड़ेगा। उन एलील्स को लिखेंगे आप लोग। ठीक है, पहले प्लांट में जिसमें मान लो टोल है तो एलील है ना, जो टोल वाले अप साइड में लिख दिए हमने पहले वाले। दूसरे फिर क्या थे, ये हमने लिख दिए लेफ्ट साइड में, ऐसे लिख दिया। अब इनका क्रॉस करवाओ, क्रॉस कराओगे तो टी इंटू टी, टी टी, टी इंटू टी, टी टी, फिर टी इंटू टी, टी टी, फिर टी इंटू टी, टी टी, बस हो गया पनेट स्क्वायर। इसी को कहा जाता है और कुछ नहीं है, यही लिखना होता है। ठीक है, यही पनेट स्क्वायर होगा आपका, समझ गए सिंपली। अब कहोगे सर ये इस टी की जैसे लिखते हैं ना जब हम, तो सामान्यतः आपको ऐसा लिखा मिलेगा, मतलब ये कंफ्यूज मत हो जाना कभी, सोचो सर आपने कैसे लिख दिया। सिंपली टी की टी से करवाते हैं तो टी टी, टी की टी से कर टी टी, ऐसे लिखा मिलता है। फिर टी की टी से करवाते हैं टी टी, और टी टी ऐसे लिखा मिलता है। तो एक ही बात है, गलत नहीं करना है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो टॉप मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट दो जगह पे हम लोग एलील्स को लिखते हैं। ये टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट, और ये लेफ्ट मोस्ट, सबसे लेफ्ट में और सबसे ऊपर किसको लिखते हैं, एलील को लिखते हैं, जो एलील आपने लिए हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाने के लिए। और फिर उनकी कैलकुलेशन करनी, जैसे मैथमेटिक्स में करते हो ना, एक बार उसके साथ वही चीज करना है मेरे भाई। ओके सर, ये अपने जो लिखा है आप सभी जानते हो। ये मान लो आप देखो, एक्सपेरिमेंट पीछे किया था हमने मेंडल वाला, और एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे ही तो किया था, टीटी और टीटी का करवाया था। ये कौन सी जनरेशन के प्राप्त हुए आपको, ये प्राप्त हुई थी सर हमें F1 जनरेशन प्राप्त हुई थी ना, ये F1 जनरेशन आपको प्राप्त हुई थी, पहली जनरेशन प्राप्त हुई थी। ऐसे एक्सपेरिमेंट भूल तो नहीं गए, उम्मीद करता हूं नहीं भूले होंगे मेरे भाई। और F1 जनरेशन में
कौन ज़्यादा डोमिनेंट होता है? टोल वाला। तो F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे टोल प्लांट प्राप्त हुए थे। याद करो एक्सपेरिमेंट को। अच्छा, मैं इसको और बढ़ाऊं, चलो ये तो मैंने पनेट स्क्वायर बनाना सिखा दिया। पनेट स्क्वायर तो नथिंग, बस एक आउटकम जो आए थे ना, हमने जो यहाँ पर आउटकम निकाले थे, ये आउटकम निकाले थे, इन्हीं को एक स्क्वायर टेबल में लिखने का एक तरीका होता है, लिख दिया हमने। अच्छा, हम अगर हाइब्रिड को आगे बढ़ाएं, मोनो हाइब्रिड में पहला स्टेप तो यही है कि भाई पहले स्टेज में ये F1 जनरेशन हमें प्राप्त हो गई। अगर मैं कहूं कि भाई इसके बाद आगे भी तो हमने बढ़ाया था एक्सपेरिमेंट, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन भी तो हमें प्राप्त हुई थी। F2 जनरेशन में क्या हुआ था? उसमें हमारे पास में अब की बार देखो, जो F2 जनरेशन थी ना, उसमें हमने कराया था सेल्फ पोलिनेशन। पहली में तो क्रॉस करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट जो हमने सीखा था उसमें बताया था मैंने, पहले जनरेशन में तो क्रॉस करवाया था, कैपिटल टी स्मॉल टी का। F2 जनरेशन में क्या कराएंगे मेरे भाई? अब हम जो हमें प्राप्त हुए हैं ना, जो हमें आउटकम प्राप्त हुए हैं, उनका सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। आउटकम क्या क्या प्राप्त हुए थे? ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही प्राप्त हुए थे ना। अब इनका सेल्फ पोलिनेशन कर दो, किसी भी दो को उठा लो, सेल्फ पोलिनेशन करा दो। मान लो मैंने दो उठा लिए, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, दो उठाए, इनमें से कोई भी दो उठा लो, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई बात? तो मेरे भाई ये हमने कहा सर, ये लीजिए लिख दिया मैंने। अब इनका सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, फिर से वही सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे, तरीका तो वही होगा ना। एक बार गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इनका सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन होगा, हो गया सेग्रीगेशन, सारे अलग अलग हो गए। अलग होने के बाद अब क्या होने वाला है? अच्छा, अब यहाँ फिर से अगर हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो आउटकम तभी तो पता लगेंगे भाई। F2 जनरेशन में अपने पास में ये प्राप्त हो गए, हम पनेट स्क्वायर बनाए इनका, मतलब फर्स्ट जनरेशन का बनाया था हमने, अब सेकंड का बना देते हैं। सेकंड का बनाओगे, सेकंड का बनाओगे, ये लो, फिर से वही टॉप मोस्ट में क्या लिखोगे? टी और टी। लेफ्ट मोस्ट में फिर से टी और टी, क्योंकि हमने इन दोनों का करवाया है, इसका और इसका मान लो हमने करवाया। तो स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, करो क्रॉस, टी टी, टी टी और टी टी, टी टी, कर दिया क्रॉस, बन गया पनेट स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? अब इस पनेट स्क्वायर के अंदर आ जाइए, और मेरे भाई क्या प्राप्त हो रहा है आपको? आपने देखा सर हमें आउटकम के रूप में एक तो मिला स्मॉल टी, एक मिला स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, 4 रिजल्ट प्राप्त हुए। अब देखो, दोनों ये कैपिटल टी है तो मतलब प्लांट होगा लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो मान लो ये भी प्लांट होगा लंबा, क्योंकि डोमिनेंट होता है टी, ये भी होगा लंबा, और यहाँ दोनों ही स्मॉल टी है तो प्लांट होगा छोटा। यानी यहाँ हम देखें अगर, तो हमें दिख रहा है सर कि प्लांट जो है उसकी क्या कैटेगरी आपको शो हो रही है बच्चे, क्या कैटेगरी शो हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो 4 रिजल्ट है ना, 4 रिजल्ट में से देखो 3 प्रकार की वैरायटी प्राप्त हुई है। अब देखो, ये स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है प्लांट नॉर्मली पहले जनरेशन में क्या होता है? लंबा, लेकिन उसके बाद में डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट है, डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट है, उसी के हिसाब से क्या होगा आपका प्लांट के अंदर प्रॉपर्टी आएंगे। ये श्योर है कि छोटा होगा, ये श्योर है कि लंबा होगा, दो तो ठीक है, ये बाकी दोनों लंबा होगा या छोटा होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि मेरे भाई इनके अंदर कौन सा डोमिनेंट होगा, ठीक है। लंबा होगा छोटा होगा डिपेंड करेगा कौन सा डोमिनेंट होगा। लेकिन हमें कुल मिलाकर के 3 प्रकार के रिजल्ट मिले हैं। ये जो जीन्स है ना, 3 प्रकार के मिले हैं। एक हिस्सा तो इसका मिला है, 2 हिस्से हमें ये मिले हैं, और एक हिस्सा हमें ऐसा मिला है। इन तीनों के बीच में अनुपात है 1:2:1, यानी इसको बोलते हैं जीनोटाइप रेशो, जीनोटाइपिक रेशो, यानी जीन्स के बीच में अनुपात, ठीक है। जीनोटाइप अनुपात बोलते हैं बच्चे इसको, जीनोटाइप अनुपात कहा जाता है।
समझ में आ गई बात। तो ये पनेट स्क्वायर्स वगैरह से आउटकम निकालते हैं। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन जीनोटाइपिक रेशियो से ही पूछ सकता है आपसे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अच्छा, आपसे एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इनमें से डोमिनेंट कौन होता है? टी। टी होगा तो कौन कैसा बनेगा? लंबा बनेगा। फिर आगे चल के देखो, हो सकता है कि वो हम डवार्फ भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, बट अभी हम जो सीखा है डोमिनेंट कौन सा होता है? कैपिटल टी। तो कैसा होगा? प्लांट लंबा होगा। अगर आपसे कभी बोल दे कि लंबे कितने हैं, 1 2 3 लंबे हैं, छोटा कितना है? एक ही तो आया है। तो आपसे पूछ ले कि इनका फिनोटाइपिक रेशो क्या? फिनोटाइपिक मतलब जो दिखाई दे रहा है, तो फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा? 3:1 होगा। तो 3 लंबे दिख रहे हैं, एक छोटा, तो 3:1 में होंगे मेरे भाई। बताइए जरा, क्लियर हुई कि नहीं हुई बात बच्चे? उम्मीद करता हूं सर यहाँ पे मामला क्लियर हो गया होगा आप सभी बच्चों को। यहाँ पे मामला क्लियर हो गया होगा आप सभी बच्चों को। चलिए सर, ये हो गई बात रेशो के बारे में। अभी आप सभी बच्चों ने जो भी चीजें देखी हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखिए जरा एलील को पढ़ा है। ये एलील क्या प्रोग्राम होता है? एलील के बाद में आपने देखा कि एक शब्द यूज किया हमने, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब कुछ नहीं है, जीन्स का अलग अलग होना है, अलगाव होता है। ये शब्द पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि आगे हम मेंडल का नियम पढ़ेंगे तो उसमें इस शब्द का भरपूर उपयोग हम लोग बच्चे करने वाले हैं। अच्छा, सेग्रीगेशन के बाद में एक चीज आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी आपने समझी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझी आपने, और साथ में आपने ये जाना है कि सर जो जीन होते हैं, जो एलील्स होते हैं, कुछ डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव भी हो सकते हैं, है ना, प्रभावी भी हो सकते हैं, अप्रभावी भी हो सकते हैं। फिर पी प्लांट के अंदर, मटर के पौधे के अंदर मैंने आपको बताया है थोड़ा सा कैसे हो सकते हैं। फिर एक चीज आपने मेरे भाई पनेट स्क्वायर बनाना सीखा यहाँ पर। ठीक है, पनेट स्क्वायर बनाना सीखा। पनेट स्क्वायर की सहायता से हम लोगों ने जीनोटाइपिक रेशो निकालनी देखी, कैसे निकालते हैं। फिनोटाइपिक रेशो भी आप लोगों ने निकालनी सीखी कि कैसे निकालते हैं सर? बताइए, ये चीजें आपने अभी सीखी हैं। आज की क्लास की बात कर रहा हूं, उससे पहले तो आप लोग बहुत सारी दूसरी चीजें भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीख चुके हो मेरे भाई। ठीक है, और उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद फिर हमारे पास कुछ नियम है मेरे भाई मेंडल के, है ना, जिनको मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से हम जानते हैं। मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल के इनहेरिटेंस के नियम जिनको आप लोग बोल सकते हैं बच्चे। इस तरह करें सर, प्रैक्टिस पेपर्स आर अवेलेबल ऑन ऐप ओनली। नहीं समझा भी क्या पूछना चाह रहे हो आप? अरुण कह रहे हैं पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन। ओके भाई, बिल्कुल आएंगे, बहुत सारे आने हैं ऐसे क्वेश्चन, चिंता मत करो सारे। दीपिका ठीक है भाई, अरुण ओके, रोशनी ठीक है भाई। सर कहें सर प्रैक्टिस पेपर आप अवेलेबल ऐप ओनली, अगर आप ऐसा पूछ रहे हो कि सर उसका प्रिंट नहीं निकल रहा,
अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर एप्लीकेशन पे जो अपना बैच है, बैच में जो प्रैक्टिस पेपर है अगर उसका प्रिंट नहीं निकल रहा, तो आपको बस मुझे एक मैसेज डालना। अगर कोई बच्चा डाउनलोड नहीं कर, वैसे ऑप्शन है लेकिन कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सा ऑप्शन एक्सपोर्ट करना है, तो मैसेज कर दो, आपके पास आ जाएंगे। कल भी 2-3 बच्चों ने किया था, उनको मैंने शीट भेज दी थी, डाउनलोड करो, प्रिंट निकलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं, कोई भी समस्या तो आपको होने नहीं देंगे मेरे भाई, ठीक है। और अभी तो बन रही हैं और नई नई शानदार तरीके वाली, इतने सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, छूटेगा नहीं एग्जाम। चलो बच्चे, तो ये अगली क्लास हमारी, अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चाय पानी पी लो तुम भी, मैं भी पी लेता हूँ, और फिर अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। अभी यहाँ से शुरू करेंगे, अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।